नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2015 के सीसेट के पेपर की। ठीक है, पेपर सेकंड जो सीसेट का होता है उसकी 13 और 14 का पेपर आपने कर लिया होगा, रिवाइज भी अच्छे से कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद पे आपको खरा भी उतरना है, क्योंकि मैं अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपकी ईमानदारी से ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उतनी ही मेहनत करो। तो ठीक है, सबसे पहले 8 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 6 परिच्छेद हैं अपने पास, 6 पैसेज है, उसमें से 8 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, पहला जो अपना पैसेज है उसकी सीधे बात करते हैं। तो मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक सीमित करते हैं। ठीक है, केवल लिख दिया उन्होंने यहाँ पे। अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई, राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्यायसंगत रूप से पृथक्कृत किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, यहाँ पे उन्होंने कुछ कैन जैसा लिख दिया, यहाँ पे एक संभावना जता दी उन्होंने। अब क्या कह रहा है, अपने आप में बिल्कुल नया नया एक जो क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे आ गया अब आपके सामने। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद में युक्ति यानी आर्गुमेंट के एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक है, सबसे कम आवश्यक है, लेस मात्रा आवश्यक है। ठीक है, अब हमको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो वाला स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है जो कि इस दिए गए ऊपर वाले पैसेज में अच्छे से मेंशन है। तो लेट्स सी कि मानव उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तु पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, पहला स्टेटमेंट है। नियंत्रण की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, शासन है तो शासन नियंत्रण तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, शासन में नियंत्रण ही तो होता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मेंशन है। दूसरा, समाज में अधिमानव, सुपर ह्यूमन और सब ह्यूमन होते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि या इस तरह की कोई भी वर्ड या इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है क्या? नोट मेंशन लिखो तो फिर नहीं दिया गया। तो सार्वजनीन नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक है, ऐसा एज इट इज कहीं भी नहीं दिया गया, ना इनडायरेक्टली ऐसा कुछ दिया गया है। सार्वजनिक नागरिक भागीदारी की बात ही नहीं की गई है। शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं हैं, अलग अलग व्यक्तियों की असमान की क्षमताओं में असमानताएं। देखने में तो स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट ये कह रहा है कि सबसे न्यूनतम आवश्यक है आर्गुमेंट के रूप में। अंग्रेजी में पढ़ो कि लीस्ट इंसेंशियल एज ए पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इन अबोव पैसेज, जो सबसे कम जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि कुछ कुछ इस तरह की तो बात कर ही रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये भी नोट मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है इसकी तो बात कर रहा है, नियंत्रण की बात तो कर रहा है कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक या कुछ चुनिंदा लोगों का ही उस पर अधिकार है। ठीक है, देन इसके बाद में क्या बात करता है कि अधिकांश लोगों को इसमें शामिल न करा इस आधार पर न्यायोचित ठहरा सकते हैं कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्यायसंगत रूप से पृथक किया जा सकता है। तो बहुत जरूरी चीज है ना ये, कि लाइक सुपर ह्यूमन और सब ह्यूमन की तो बात ही नहीं कर रहा था। ऐसा कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूरे स्टेटमेंट में यहाँ दिए नहीं गया। और फिर शासन करने में यह मान्यता नहीं था कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं हैं। यहाँ पे इस तरह की क्षमताओं पे आधारित ऐसे तो कोई बात की नहीं गई है ना, क्षमताओं पे से तो जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये जो पहला स्टेटमेंट है जो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपोज कर रहा है इसको, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, देन अब आगे देखो कि 2050 तक पृथ्वी पर जनसंख्या संभावित रूप से 7 अरब से बढ़कर 9 अरब हो चुकी होगी। उन सबका पेट भरने के लिए उपभोग के बदले प्रतिरूपों, जलवायु परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि तथा पेयजल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य उत्पादन दोगुना करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी खाद्य उत्पादन उतना ही दोगुना करना पड़ेगा। हम इसे किस प्रकार उपलब्ध कर सकते हैं, ये एक संभावना जताई जा रही है कि कैसे, एक क्वेश्चन मार्क आ गया। विशेषज्ञ कहते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में और कृषि के अपेक्षाकृत अधिक कुशल तरीके जो है वो निर्णायक होंगे। तो यहाँ पे ये तरीके बता रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से संसाधनों को कम से कम व्यर्थ जाने देना भी निर्णायक होगा, ये संसाधनों का बेहतर तरीके से यूज करना। देन विशेषज्ञों का आग्रह है कि कि नगरों की अपशिष्ट जलधारा जो वेस्ट स्ट्रीम है से पोषक तत्वों और जल को पुनः प्राप्त किया जाए और रिसाइकिल किया जाए, उसको रीयूज किया जाए उसको पानी को, और कृषि भूमि का संरक्षण हो, ये भी जरूरी है। तभी क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन और दूसरे जो प्रभाव पृथ्वी पर आ रहे हैं उसकी वजह से खाद्यान्न को लेकर के जो आने वाली समस्या है उसकी रोकथाम के लिए जल का रिसाइकल, रीयूज और कृषि भूमि का संरक्षण करना जरूरी है। वे कहते हैं कि निर्धन राष्ट्र जो है अपने फसल भंडारण और पैकेजिंग में सुधार कर सकते हैं,
फिर संभावना जता रहा है यहाँ पे कोई सकारात्मक संभावना। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र एक सॉरी और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे संसाधन सघन रिसोर्सेज इंटेंसिव खाद्यों में कटौती कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि सबसे सर्वोत्तम सारांश कौन सा है। तो संभावना व्यक्त कर रहा है ना कि लास्ट की यहाँ तक तो संभावना व्यक्त कर रहा है कि कैसे आप दुनिया को खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकते हो। ठीक है, उन सब की बातें। तो विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये तो कोई सारांश नहीं बना इसका। ठीक है, ये तो कोई सारांश ही नहीं हुआ। सारांश तो ये बताएगा कि लाइक ये मैसेज किस तरह का मैसेज देना चाहता है, इस पूरे जो दिया गया पैसेज उसका एक्चुअल में मीन क्या है। खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों के लिए, ऐसा कुछ है क्या? तो वही नोट मेंशन लिखो। पैराग्राफ में ऐसा लिखा नहीं है चिरकालिक यानी लॉन्ग टर्म वाली है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। चिरकालिक और दीर्घकालिक, तो चिरकालिक लॉन्ग टर्म की नहीं होती है, शॉर्ट टर्म की होती है। ठीक है, खाद्य के सैनिक अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ऐसा कहीं भी पूरे स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया गया। बट खाद्य सुरक्षा पर पूरी पूरी इस पैसेज में बात की गई है और लगातार बढ़ती हुई एक सामूहिक चुनौती है। इसलिए इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, पहली लाइन से लेकर के और लास्ट लाइन तक इन्होंने क्या किया है कि हमको रास्ता दिखाया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, अब आइए पैसेज नंबर 3 में। भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम सस्ते निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दें, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा और युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित है अथवा मिथ्या तर्क फैलाने वाले हैं। ये एकदम लास्ट लाइन में आकर के एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब कुछ बदल गया ये अपना राइटर जो भी है। खैर देखते हैं। अब पूछ रहा है कि सबसे वेद पूर्व धारणा क्या, एजम्पशन क्या है, क्या आप एजम्पशन लगा सकते हो इस पूरे पैसेज को पढ़ करके? तो आप सोच के देखो ना यार, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको यहाँ पे सोचना है, और सोचना किस तरीके से आपको, कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण में हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं। ठीक है, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं गया ना, यहाँ पे तो सिर्फ भारत की बात हो रही है कि भारत में जो लोग हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि शस्त्र वगैरह पे निर्माण पर खर्चा जो कम करो, क्योंकि शांति का वातावरण इससे बन सकता है। ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, तो नोट मेंशन है। फिर यदि शस्त्र का निर्माण पर आप जितना व्यय करेंगे, पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। यानी अब देखो लास्ट की दो लाइन है, तो यहां तक तो क्या हो रहा था कि ये कह रहा था कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विचार है कि शस्त्र निर्माण पर या डिफेंस पर खर्चा कम करो, जिससे शांति का वातावरण बनेगा, संघर्ष भी कम होगा और युद्ध मुक्त स्थिति होगी। लेकिन लास्ट की ये जो दो लाइन है, यहाँ पर जिस तरह से एग्जामिनर ने अपने वक्त जज्बात हालात बदले, तो ये कह रहा है कि जो लोग, ये जो ऊपर जो बात की है, ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे लोग हैं जो या तो युद्ध से पीड़ित है या फिर तर्क या फिर झूठी बात फैला रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट की इन्हीं दो लाइनों से आपकी जो पूर्व धारणा है वो यहां से निकल के सामने आएगी कि शस्त्र निर्माण पर जितना ज्यादा व्यय करेगा ना, पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये तो लोग झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, असल में बात तो ऐसी है जो बी ऑप्शन कह रहा है। देन संयुक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक सशस्त्र प्रणालियां हो, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सॉरी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक सशस्त्र प्रणालियां हो, ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है, नोट मेंशन लिखो। और भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। ठीक है, संसाधनों के अपव्यय की बात यहाँ पे कहीं नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो दो नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो आखिरी की दो लाइनों को सबसे ज्यादा फुलफिल कर रहा है, ज्यादा फिलोसॉफिकल आंसर हमारा दो नंबर ही यहाँ पे। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, केवल तीन जो है वो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, चलो अब आगे आओ। पैसेज नंबर 4 कह रहा है कि विश्व की बाल मृत्यु में लगभग पांचवा भाग जो भारत का है, और संख्या के आधार पर दुनिया में सर्वाधिक जो बाल मृत्यु वो 16 लाख प्रति वर्ष है। इनमें से आधे से अधिक की जीवन के पहले मास में ये मारे जाते हैं। जैसा कि अधिकारियों का विश्वास है कि इसका कारण एक तो स्तनपान और जो प्रतिरक्षीकरण होता है उससे संबंधित आधारभूत जो स्वास्थ्य आचरणों के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। ये एक ज्यादा बड़ी समस्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। साथ ही जो 2.5 करोड़ की जो विशाल गर्भ धारण योग्य जनसंख्या गर्भावस्था तथा प्रसव के पश्चात संकटपूर्ण समय के दौरान देखभाल से वंचित भी बनी रहती है। ठीक है, और इसमें बाल विवाहों को प्रचलन, युवतियों में एनीमिया की समस्या और किशोरावस्था की अवस्था पर विशेष ध्यान देना भी इसमें शामिल है, जो सभी बाल मृत्यु दरों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से बाल मृत्यु की बात की गई है। यहाँ पे कारण बताए गए हैं कि क्या क्या सीन है, उसके बाद में गर्भाधारण के दौरान क्या क्या दिक्कत होती है उसके कारण यहाँ पे बताए गए हैं। फिर ये बता रहा है कि निर्णायक अनुमान क्या है, क्या आप इससे अनुमान लगा सकते हो, इस पूरे पैसेज से, इस दिए गए पैसेज से आप क्या अनुमान लगा सकते हो। मैंने उस दिन क्या कहा था आपको सबसे पहले वाली वीडियो में, आपके ये दिए गए जो वर्ड हैं यही आपको बताएंगे कि आपका आंसर क्या जाएगा।
तो आपको अनुमान लगाना है। तो क्या अनुमान ये है कि बहुत से भारतीय साक्षर अनपढ़ है, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों का मूल्य नहीं पहचानते। पूरे पैसेज में कहीं नहीं लिखा गया। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि भारत में साक्षरता की कमी है या लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसकी वजह से उनको इन सब बातों का पता नहीं है। व्यवहार के तौर पर ये चीजें ठीक हो सकती है, बट पूरे पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं है। देन इसके बाद में अगर बात की जाए, भारत की जनसंख्या अति विशाल और केवल विशाल है, और केवल सरकार की ही ये जिम्मेदारी है कि लोक व्यवस्था सेवाओं का प्रबंधन, वो केवल सरकार ही जो है लोक सेवाओं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन नहीं कर सकती। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट कहीं भी नहीं लिखा गया है, और अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, तो इसको भी गलत करो। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और उनको सबको सुलभ कराने से इस समस्या का प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। संभावनाएं जताई गई है, यहाँ पे कैन भी है, पॉजिटिव भी है, और ये तो बात कर रहा है कि इस ये जो समस्या यहाँ आ रही है, इन समस्याओं को अगर हम कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समस्या से निजात पा सकते हैं। गर्भधारण योग्य महिलाओं को पोषण और बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता? महिलाओं को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बच्चों को तो पोषण मिलेगा नहीं, तो बच्चों को मारे जाएंगे बच्चे। तो स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला जो पैराग्राफ है, इस तरह पैसेज जो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे खाद्य पदार्थ, पांचवें पैसेज पे। तो यहाँ बात हो रही है कि खाद्य पदार्थों खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्य की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। किराना भंडार और सुपर बाजार परिरक्षित प्रिजर्व एंड प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरे पड़े हैं। तथापि प्राय उसमें पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ते हैं, जैसे लंबी दूर तक खाद्य पदार्थों के परिवहन होने से होने वाला प्रदूषण, प्रसंस्करण तथा परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों का व्यर्थ हो जाना, वर्षा प्रचुर वनों का विनाश होना, पोषक अंश में कमी होना, परिरक्षण और पैकेजिंग की बढ़ती हुई मांग। खाद्य सुरक्षा भी खाद्य सुरक्षा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी समस्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते, जो अपनी जनसंख्या को उपयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खिला पाते। तो कहीं ना कहीं इसमें फूड पैकेजिंग के बारे में, उसके बाद में ये खाद्य लाइक फूड प्रोसेसिंग के बारे में और खाद्य सुरक्षा के बारे में थोड़ा कुछ एक दो वर्ड लिखे हुए हैं, तो देखते हैं कि क्या है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले 2 नंबर को देखो कि खाद्य पदार्थ प्रोसेसिंग उद्योग जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालते हैं, तो बिल्कुल आज स्टेटमेंट यही कह रहा था। तो 2 नंबर हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो सही है। देन अगर हम बात करें अगर पहले स्टेटमेंट की, तो क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का एक हिस्सा है। और यहाँ पे ये तो बात हो रही थी, यहाँ पे ये रहा परिवहन वगैरह का, ये प्रदूषण वगैरह को फैलाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट की रिवर्स स्टेटमेंट कर दिया है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ये कह रहा था कि आप परिवहन के दौरान अगर आप खाद्य पदार्थों को लेकर जाओगे तो उससे पोल्यूशन होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर अपन निर्भर नहीं होंगे तो पर्यावरण की ये अनुकूल व्यवहार होगा। ठीक है, जो जहां मिल रहा है उसको वहीं खा लो ना, क्यों कहीं दूर का लेकर के जाके उसका प्लास्टिक का पन्नी वन्नी फेंकोगे। इस तरह से इसमें दोनों स्टेटमेंट जो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरलिंक करना है चीजों को, लाइक यहाँ पे अगर बात की गई है तो इसको इस वाले स्टेटमेंट के साथ जोड़ना है आपको, और देन फाइंड आउट करना है कि आंसर क्या जाएगा। ठीक है ना, अब आओ आगे छठे, थोड़ा सा बड़ा आ गया। कल वाले 2014 वाले पेपर में तो भाई बहुत ही बड़े बड़े आंसर थे यार, वो पैसेज थे भाई। इतना इतना ऐसा भी पैसेज नहीं दिया जाना चाहिए, लाइक तो आप कुछ भी डाल देते हो। चलो ठीक है, अब देखते हैं। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय जब मैं कभी कभी हास्य का पात्र बन जाने के, मेरा किसी भी तरह कोई और नुकसान नहीं होता। मतलब कभी कभी लोग मेरा मजाक उड़ा लेते होंगे, बाकी मेरा शर्मीलापन जो वो मुझे नुकसान नहीं देता है, वो उसका मेरा फायदा ही होता है। वास्तव में मुझे आज लगता है कि इसके विपरीत मुझे कुछ फायदा ही हुआ। बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्टकारी लगता था, अच्छा लगता है। सबसे इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि इसने मुझे शब्दों की मितव्ययिता सिखाई है। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज हो गई है। अब मैं खुद को प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई, मतलब सोच विचार कर ही कोई शब्द या कोई वर्ड मेरे जुबान या कलम से निकलता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या अपने लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी पछताना पड़ा। मतलब मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ कि कोई गलतियां होने की संभावना ही नहीं है। इस तरह से मैंने खतरों से बचा हूँ और मेरा बहुत सा समय बचा है। अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि सत्य उपासक के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का अंग है। मनुष्य की यह स्वाभाविक कमजोरी है कि जाने अनजाने में अक्सर वह मनुष्य जो जानबूझ कर बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे छिपाता है या भिन्न रूप से कहता है, यानी बात को तोड़ मरोड़ के बोलेगा। इस पर विजय पाने के लिए भी मौन आवश्यक, इसलिए इस पर विजय पाने के लिए भी जरूरी है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तो आप चुप रहो। फिर क्या ही मूर्खों से फिर बहस करना। कम बोलने वाला बिना विचारे न बोलेगा, अपने प्रत्येक शब्द को तोलेगा। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य बोलने के लिए आतुर रहते हैं। किसी बैठक का ऐसा कोई सभापति न होगा जिसे बोलने की अनुमति मांगने पर चिट्ठों से परेशान न होना पड़ता हो। और मतलब होता है ना कि बस करो यार, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जब भी बोलने का समय दिया जाता है तो वक्ता आमतौर पर समय सीमा से आगे बढ़ जाता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना इजाजत के भी बोलता रहता है।
इस सारे बोलने से दुनिया का कोई लाभ हुआ हो तो शायद यही कहा जा सकता है। तो ऐसा शायद ही कहा इससे मतलब इतना सारा बोलने से अगर दुनिया को कुछ लाभ हुआ तो शायद ही ऐसा कहा जा सकता है दुनिया को इससे कोई लाभ नहीं होता। यह समय का घोर अपव्यय है। मेरी लज्जाशीलता दरअसल मेरी ढाल और आड़ ही बनी रही। उससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला और सत्य को पहचानने में मुझे इसमें सहायता मिली। तो आदमी कह रहा है, ये जो पैसे अपना राइटर जो वो कह रहा है कि भाई मैं कम बोलता हूँ तो लोग ठीक है कभी कभी मेरा मजाक उड़ाते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे लिए क्या है कि अच्छा ही रहा है। लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता है, तो इसमें कौन से कारण जो वेद नहीं है। अपना समय बर्बाद करने का उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो एक वेद कारण नहीं है। अपने शब्दों की मितव्ययता में विश्वास रखता है, सही बात है। अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास करता है, सही बात है। उसे बोलने में संकोच है और अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात हो रही थी कि मेरी जीभ या कलम से ऐसा कोई शब्द निकलता नहीं है जिसके लिए अब मैं खुद को प्रमाण पत्र दे सकता हूँ कि मेरी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी अपने भाषण या लेख के अंश के लिए कभी मुझे पछताना पड़ा हो। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी बात कर रहा है यहाँ पे। और अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सीन है कि पहला जो स्टेटमेंट वो करे अपना समय बर्बाद करने का उसको कोई इरादा नहीं है। उसे बोलने में संकोच होता है। उसे बोलने में संकोच होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि बोलने का जो संकोच मुझे पहले कष्टकारी था वो सुखकर है। यानी जो संकोच अब क्या है, अब वो सुखकर है। पहले क्या था, कष्टकारी था। ठीक है, होगा। और यही सुख क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस चीज को इसके साथ लिंक कर रहा है कि अब प्रमाण पत्र दे सकता है कब, उसका बोलने के संकोच के कारण। कम बोलना, अब वो बोल सकता है कि मैं जो कम बोलता हूँ ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी है, तो ये भी मेंशन है, ये भी मेंशन है, ये भी मेंशन है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है, बट शुरू की 3-4 लाइन में मैंने बोला था आंसर आ जाएगा, तो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। वह बिना विचारे शायद ही कोई बोलता है, तो सबसे इजी स्टेटमेंट है। ठीक है। तो क्या व्यक्ति धैर्यशील बात ही नहीं की, विश्वास है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अध्यात्म की बात नहीं कही, सत्य को पा सके, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। देन अगर बात की जाए कि लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन होना आवश्यक है, तो ये कह रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति पर विजय पाने के लिए मौन होना आवश्यक है। ठीक है। ठीक है, ये रहा। ये यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, फिर मौन होना आवश्यक है, तो एक साथ इसको लिंक करो, सीधा सीधा आपका आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। तो सीसेट में पैसेज उतने ही इजी है जितने आप लोग समझते हो। सोचने घबराने और ऐसा कुछ वाला सीन है नहीं। ठीक है। अब आ जाओ आगे। आगे तो फिर भाई साहब आपके वही है, रीजनिंग रीजनिंग करना है आपको, अपने हिसाब से करना है, मैं नहीं करवाने वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप रीजनिंग करवाओ, मैथ करवाओ, तो भाई साहब मुझे खुद का भी पढ़ना पड़ता है और भी बहुत सारे काम है, और आप भी तो खुद से कुछ मेहनत करो। हाँ, आप में से अगर कोई ऐसा है जो रीजनिंग को और मैथ को पढ़ा करके मुझे वीडियो दे सकता है, तो भाई मैं उसको अपलोड कर दूंगा। इन फ्यूचर में अगर उससे किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, आप उसके पूरे पूरे हकदार हैं। मैं उसका कुछ भी नहीं लिखने वाला, एक पैसा भी नहीं। अगर ऐसा इन केस होता है, अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि नहीं भाई उससे हमारा क्या फायदा हुआ एंड ऑल, बट आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इन केस अगर आपको समाज सेवा करनी है मेरे तरह, तो आप वो ठीक है। हालांकि ऐसा मेरा कोई उद्देश्य है नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, मेरे खुद की इसमें यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिस हो जाती है, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि छिपाने का कुछ फायदा है। और यही चीज़ है, क्योंकि आप लोगों के साथ में अगर ऑनेस्ट नहीं रहूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो वही है, तो अगर आप में से कोई कर सकता है तो करवा दो भी लाइव आ करके, अदरवाइज ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। निम्नलिखित 7 परिच्छेदों को पढ़िए, तो यहाँ पे 7 पैसेज है, उस पे अपन को बात करनी है, एंड देन वी विल फाइंड द आंसर। पहला पैसेज क्या है कि अपेक्षाकृत समृद्ध जो राज्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेश को प्रोत्साहित करें। ठीक है। ये वे राज्य है जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है, जिनमें प्रति व्यक्ति की ऊंचाई है, जिस कारण वे भारत को पर्यावरणीय अनुकूल बनाने का भार वहन करने हेतु भी सक्षम है। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सौर पैनल के प्रयोग से अपने स्वयं के उपयोग की स्वच्छ बिजली का उत्पादन करे। निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छ बिजली परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके भी मदद कर सकती है। यह कुछ छिपी हुई बात नहीं कि राज्य विद्युत बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 95 भाग को नियंत्रित करते हैं। अत्यधिक गहरे घाटे में ये डूबे हुए हैं। ये घाटे राज्य के सेवा प्रदाताओं को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्मी ईंधनों को अपनाने से भी महंगा है। अब शुरू की यहाँ पे जो 7-8 लाइनें हैं, ये कह रहा है कि जितने भी समृद्ध स्टेट है, जो अच्छे रिच स्टेट हैं, जो रिचर जो स्टेट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाइक दिल्ली का एग्जाम्पल दिया और बोला कि
अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति वो सोलर पैनल का यूज करके भी कर सकते हैं, जिससे बची हुई बिजली का यूज है। बाकी जो ऐसे जो राज्य हैं जहाँ सोलर के आप अगर के थ्रू, या वो गरीब हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, फंड नहीं है, वो बाकी विद्युत का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। या फिर यहाँ पे कुछ कमियां गिनाई गई है, तो देखते हैं कि सबसे तार्किक और युक्ति संगत पूर्व धारणा यहाँ पे पूछी है परिच्छेद के माध्यम से। तो देखो, यहाँ इस परिच्छेद की अगर बात करें, किसमें क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो कह रहा है कि अपेक्षाकृत समृद्ध समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। तो शुरू के जो 7-8 लाइनें जो थी वो इसी की तो बात कर रही थी, और यही पूर्व धारणा इसकी होनी चाहिए। खैर आगे देख लेते हैं। निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए हमेशा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये लिखा है कि जो रिचर जो स्टेट है उनको आगे आना चाहिए। राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ परियोजनाओं में को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। यहाँ पे लास्ट वाले देखो, ये घाटे में जा रही है बेचारी, ठीक है, और ये महंगी भी होंगी, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। और समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का कारण है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ विद्युत ऊर्जा उत्पादन की बात की गई है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरह से हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शुरू की जो 7-8 की जो लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें शुरू में, ये यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आओ आगे। स्टेट ऑफ केरोसिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में सजाएगी अनेक वर्षों से विवाहित किंतु निसंतान दंपति गुलेरी और मानक की कहानी है। ये कोई कहानी है, ठीक है। स्टेंच ऑफ, सॉरी स्टेज नहीं, स्टेंच ऑफ केरोसिन। मानक की माँ खानदान के नाम को आगे ले जाने के लिए, एक पोता पाने के लिए तड़प रही होती है। वो जो मानक लड़का है उसकी माँ चाहती है कि उसके लड़के के बेटा हो, दादी बने तो लड़का जो पोता हो उनके घर में। और अतः वह गुलेरी की गैर मौजूदगी में मानक जो लड़का है उसका, उसकी बीवी जो है गुलेरी, तो गुलेरी जब वहाँ घर नहीं होती तो मानक की क्या है कि फिर से शादी करवा देती है उसकी मानक को, जो अनिच्छुक और निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है, मतलब मानक कुछ कर नहीं पाता है। इसी बीच उसका एक मित्र सूचित करता है कि गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर उसने केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। उससे मानक का दिल टूट जाता है और वह एक मुर्दा इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब उसकी दूसरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है, फिर फूट पड़ता है, यानी रोने लगता है, फिर कहता है कि इससे दूर करो, इससे केरोसिन की दुर्गंध आ रही है। ये बहुत ही मार्मिक कहानी बताई गई है। बहुत सारे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में और आज भी बहुत सारे शहरों में भी ये सब होता है कि लाइक पोता चाहिए, लड़का चाहिए, ये सब नौटंकी होती है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। ये ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए भाई, ठीक है, सब इक्वल हैं और सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये सब दकियानुसी बातें हैं। युवा यूथ है उसको इस चीज के लिए लाइक हमेशा आगे रहना चाहिए, ठीक है। बेटियां तो लाइक यार, लाइक गॉड का पार्टिकल है, बेटे भी गॉड का पार्टिकल है, तो फिर सब इक्वल है ना, तो फिर क्यों ये सब, ठीक है। अब पढ़ा लिखा होना भी, अब ये भी नहीं कहूंगा कि मैं पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं, नहीं, नहीं करते होंगे, वो भी ऐसा करते हैं यार, तो ठीक है। वो अपने लाइक खुद की विल पावर की बात होती है, खुद की चेतना की बात होती है, खुद की समझ की बात होती है कि वो कितना सोच पाते हैं, ठीक है। तो संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठकों में किसके बारे में जागरूकता प्रदान कर रही है, तो ये पुरुषवाद और अन्य गमन के बारे में, प्यार विश्वासघात, ये तो कुछ है ही नहीं। महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पितृ स्वतंत्रात्मक मनोवर्ती का प्रभाव है, तो ये है ना कि ताकि वंश उसका आगे जाए, ये सब वो सब खानदान का आगे बढ़ो, तो पितृ सत्तात्मकता में यही तो होता है, ये वाली लाइन। इसमें डी जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। सरकार का चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है, न ही आज्ञाकारिता की उपेक्षा रखना है, बल्कि उसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना है, जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में, लोगों के बिना खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाए अस्तित्व बनाए रखने या काम करने के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार को सशक्त करना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्ति से बदलकर उन्हें पशु या कठपुतलिया बनाना नहीं है। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर के अपने विवेक का प्रयोग करने में समर्थ हो सके। इसका मतलब यह है कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मनुष्य को, अपने राज्य के नागरिकों को, लोगों को पशु ना बनने दे, ठीक है। उनको सीखने के, उनको उनकी स्वतंत्रता के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करे, ठीक है। देन अब आओ आगे इसके ऑप्शन में। जो क्वेश्चन कहाँ पे इसका, सबसे तार्किक और सबसे युक्ति संगत इनफेरेंस पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो क्या इससे अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो सरकार का वास्तविक लक्ष्य लोगों की सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की, ऑब्वियस सी बात है ना, इसी की तो पूरा पैसे से बात कर रहा था, तो भिड़ते ही एकदम हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और देन अगर अपन बात करें
सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो लोगों को पूर्ण सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब ये तो फिर शारीरिक सुरक्षा आपने प्रदान कर दी तो कल को कोई बहुत बलिष्ठ होकर के कमजोर लोगों को मारना शुरू कर देगा, तो ये भी गलत है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। बहुत ही एक्सट्रीम, आप इतनी स्वतंत्रता दे ही नहीं सकते, अराजकता आ जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सरकार का प्राथमिक सरकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं गया है ना। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे वो बहुत एक्सट्रीम हो जाए, फिर पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक है, जबकि आगे एक नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है कि मोर देन सफिशिएंट और मोर डाइवर्सिफाई, लाइक ज्यादा बड़ा और लाइक ज्यादा स्टेटमेंट, ज्यादा वाइडर स्टेटमेंट है बाकी इसकी तुलना में, बी स्टेटमेंट की तुलना में इसके पास डायमेंशन ज्यादा है, कि सामाजिक की बात कर रहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता की भी बात कर रहा है, और पैसेज में यही तो बात हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, प्रकार प्राकृतिक अधिकारों की बात हो रही थी, अपने विवेक की बात हो रही थी, सुरक्षा महसूस यानी सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही थी। ठीक है, लोग लोगों के अधिकारों की बात हो रही थी। हमारे नगर निगमों में कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों के कौशल और सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती खड़ी करता है। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने की और आधारिक संरचना की योजना बनाना और निष्पादित करना बहुत जटिल कार्य है, और इसके लिए उच्च कोटि की विशेषज्ञता और वृत्ति दक्षता यानी प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस ढांचे के अंतर्गत नगर निगमों में वरिष्ठ प्रबंधकों समेत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उसमें अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय सक्षमताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं है। काडर और भर्ती नियम संबंधी सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण करते हैं, और उनमें प्रबंधकीय और तकनीकी की सक्षमताओं या फिर कार्य संगत अनुभव का कोई उल्लेख नहीं होता है। अधिकांश नगर निगमों की यही स्थिति है, उनका संगठनीय विकल्प जो डिजाइन है वो और संरचना भी कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पे कमियां गिनाई गई है। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्वाधिक तार्किक और युक्ति संगत पूर्वधारणा यानी अजम्पशन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे इन्फेरेंस पूछा था, अनुमान, अनुमान हमें लगाना था कि क्या कहना चाहता है पैसेज, और यहाँ पे पूर्वधारणाएं बनानी है अपने को। ठीक है, तो पूर्वधारणा अब कैसे बनाओगे। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है, जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। नोट मेंशन, ऐसे पूरे देश की ऐसा तो कोई वर्ड यूज ही नहीं किया गया, तो नोट मेंशन करो। फिर क्या हमारा शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं, कैन, यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सॉरी और स क्षमताओं वाले यथेष्ट कर्मचारी हो, तो भाई साहब यहाँ पे ये इसी की तो बात कर रहा है बी स्टेटमेंट, ये तो बात हो रही थी ना। अरे यार, ये ये वाले लाइन है, यही ये तो है स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, देन कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के भाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल का प्रदान करे, ये भी गलत है यहाँ पे। और पूर्व धारणा तो ये नहीं है। हमारे देश तीव्रता से, पूर्व धारणा में क्या होगा कि लाइक अनुमान लगाया जाएगा कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। हमारा देश तीव्रता से शहरीकरण तेजी से शहरीकरण की समस्या के प्रबंधन के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पा रहा है। एक तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं भी यूज ही नहीं किया गया वर्ड, और फिर लाभ वाभ की कहीं बात ही नहीं गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल बी आपका सी हो जाएगा। वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं, वे समूह संगम नृत्य करते हैं। नर मादा पक्षी अपने चूजों से बहुत प्यार करते हैं। नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं तथा सुरक्षा के लिए चूजों को क्रेचेज में एकत्र रखे जाते हैं। तो सबसे तर्क संगत कैरोलरी क्या है। अब देखो इन वर्डों को समझना, फिर समझ में नहीं आया तो ये सोचना कि ये वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो इसके आसपास की बात कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, अब देखो क्या है 25 में, सभी स्पीसीज सभी स्पीसीज की बात हो रही है कि पक्षियों में सामूहिक निर्णय अनिवार्य है ताकि उनकी संततियां पूरी तरह जीवित रहे। कहने भर को तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा होगा, बट यहाँ पे इसमें तो पैसेज में तो फ्लेमिंगो की बात हो रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सभी की तो बात ही नहीं हो रही। सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, तभी आप चूजों को सुरक्षा पूर्वक पालन करने के लिए सामूहिक निर्णय का अपना सकते हैं। पहली बात, पैसेज अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो जानवरों ने आपका क्या कर दिया, सिर्फ पक्षी ही क्यों, सिर्फ पक्षी ही क्यों, सामाजिक व्यवहार तो जानवरों में भी होता ही है ना। जैसे हाथी हो, बाकी हर जानवर में होता है अपना अपना, सिर्फ पक्षी क्यों। तो पहली बात तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरी बात, पूरे स्टेटमेंट में इस पेसेज में ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया, तो ये भी नोट मेंशन है, ये भी नोट मेंशन है। कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार,
कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विषयों में जीवित बने रहने की विषमता को बढ़ा देता है, और सभी स्पीसीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा सिखाने के लिए कैरेजेस की स्थापना करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्लेमिंगो की बात की थी, और यहाँ पे सभी स्पीसीज लिख दिया इसने, ऑल। तो इस तरह से जब अगर आपसे स्टेटमेंट नहीं लाइक एलिमिनेट हो रहा है, जब आपसे आप गलत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस तरह की टेक्निक भी यूज करनी है कि सभी की तो बातें नहीं करनी। इस तरह से इसमें जो स्टेटमेंट जो सी बचेगा ना, कि कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार, तो कुछ में तो बिल्कुल हो सकती है ये चीजें असुरक्षित असुरक्षित विषयों में जीवित बने रहने की विषमता को बढ़ा देती है। ठीक है, ये ऐसे तो करते हैं, ये दूर इसलिए तो चले जाते हैं कि ताकि क्रेचेज में इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये फिर इनको क्या करते हैं, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे माता पिता, जब ये कुछ दाना चुगा करने के लिए चले जाएंगे, तो उस चीज से बचाने के लिए तो ऐसा लिखा गया है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। तो मोर डाइवर्सिफाई, बहुत ज्यादा ऐसा लाइक जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे और वेल डिफाइंड तरीके से लॉजिकल बात की गई हो, उस चीज को अपने को यहाँ पर ढूंढना होता है। ठीक है, अब आइए आगे 26 में। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है। ठीक है, ये वित्तीय और फंक्शनल रूप से शिक्षित होते हैं, शिक्षित है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है वो नगण्य यानी शून्य है। एक विशेष क्षेत्र में जो मनरेगा है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे निर्धनों को दी जानी होती है। एक अनुसंधान पर अध्ययन किया गया, यह पाया गया कि मजदूरी प्राप्त करने के लिए प्राय यह मान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में गांव के नेता की मध्यस्थता आवश्यक है, जैसा कि पूर्व में कागजों पर आधारित व्यवस्था में होता था। इस अनुसंधान पर अध्ययन के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता रखने का दावा करने वाले परिवारों में से एक तिहाई से अधिक परिवारों ने बताया कि वे अभी भी मनरेगा की मजदूरी नगद रूप में सीधे गांव के नेता से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि अभी भी उनके पास बैंक का खाता नहीं है। तो यहाँ पे यह कहना चाहता है कि सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें, तो मनरेगा का प्रसार सिर्फ उन तक किया गया जिनके पास बैंक खाता है, ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है। नहीं, मनरेगा का प्रसार तो सबके पास ही, प्रसार सबसे हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में कागजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है। कागजों पर आधारित जो भुगतान व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक आधारित भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है। ऐसी कोई कंपैरिजन, ऐसी कोई तुलना पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं की गई है, मतलब नॉट मेंशन पूरे पैसेज में। ठीक है, और फिर ये ज्यादा व्यवस्था बेहतर कैसे है, जब बार बार ऊपर में पैसेज में उसने ये बोला है लेखक ने कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था को नहीं अपनाने की वजह से ग्रामीणों का नुकसान हो रहा है। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना नहीं था, ऐसा कोई तो सीन ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा उनको फंड प्रोवाइड करवाना है। दूसरी चीज कि मध्यस्थता भी को खत्म करना भी जरूरी है अपने आप में। क्यों क्यों जरूरी है, कि ताकि बीच वाला जो है, मध्यस्थता करने वाला जो है, वो क्या करे, पैसा ना खाए। बट लास्ट में सबसे क्या है कि ग्रामीण निर्धनों को ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो बात है वो यही कह रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, आप जैसे इसको इससे इंटरलिंक करोगे आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। सो ज्यादा आप लोगों को ब्लंडर नहीं करना है, बिल्कुल गो थ्रू विद इट वाला मामला है। ठीक है, जो जो लिखा है उसके साथ चले जाना, आपका आंसर क्या है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे सामने आ जाएगा। ठीक है, मानव विकास को संवर्धित करने वाले समूह है, व्यक्ति समूह और नेता कड़ी संस्थागत संरचनात्मक और राजनीतिक बाध्यताओं के अंतर्गत काम करते हैं, जिनको नीति के विकल्प प्रभावित होते हैं। किंतु अनुभव यह सुझाता है कि मानव विकास हेतु एक उपयुक्त कार्यसूची को आकार देने के लिए व्यापक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अनेक दशकों के मानव विकास के अनुभव से इस एक बात का, अपन ये महत्वपूर्ण बात का पता लगा है कि आर्थिक संवृद्धि पर ही अनन्य रूप से ध्यान केंद्रित करने से समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत तो लाइक एक्सट्रीम बना दिया। फिर हमारे पास वास्तविक शिक्षा को उन्नत करने के लिए तकनीकों की जानकारी तो वो है, लेकिन संवृद्धि किन कारणों से होती है उसे समझने में काफी कमी है, और संवृद्धि प्राय भ्रामक है। साथ ही संवृद्धि का संतुलित रूप से बल देने से प्राय पर्यावरण पर नकारात्मक परिणाम और वितरण में प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। संवृद्धि के प्रभावशील कीर्तिमान वाला चीन का जो अनुभव है इन व्यापक सरकारों को प्रतिबिंबित करता है, और मानव विकास के गैर आय पहलुओं में निवेश को प्रमुखता देने वाला संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने के बल पर महत्व देता है। तो यहाँ पे कुछ सकारात्मक बातें की हैं, पॉजिटिव बातें की हैं। यहाँ पे समस्याओं पर बात की है, और यहाँ पे मानव विकास की शुरू में बात हुई कि क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अब सबसे अब जो इसमें देखो 27वें क्वेश्चन में कि उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। विकासशील देशों में मानव विकास नीतिगत विकल्पों के लिए मजबूत संस्थागत परिचय ही एकमात्र। पहली बात तो ये एक्सट्रीम बना दिया इन्होंने, बना दिया कि नहीं बना दिया, बताओ, बनाया कि नहीं बनाया। दूसरी बात, पूरे पैसेज में कहीं विकासशील देश लिखा हुआ है क्या? इस पूरे पैसेज में अगर माइक्रोस्कोप भी लगा लोगे तो कहीं भी विकासशील देश नाम नहीं लिखा गया। ठीक है, इसका मतलब नोट मेंशन प्लस क्या है, एक्सट्रीम, तो गलत हो गया।
आप जैसे एक को गलत करो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 नंबर आपका सही है। क्या कि मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक एक दूसरे से संबंधित नहीं है हमेशा। और यहाँ पर यही तो बात कर रहा था। कहाँ पे बात कर रहा था भाई? अरे यार, एक जगह लिखा तो था कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये रहा कि सिर्फ इस पर ही आर्थिक जो संवृद्धि है उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करोगे तो बाकी सारी समस्याओं का लाइक निपटारा नहीं होगा, समस्या खत्म नहीं होगी। सिर्फ आर्थिक समृद्धि पर ही ध्यान देने से क्या हो रहा है, सिर्फ आर्थिक समृद्धि पर ही ध्यान देने से क्या हो रहा है कि सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। ठीक है, तो ये तो कहना चाहता है यहाँ पे। तो ठीक है, 2 नंबर सही है। और केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए, तो ऐसा तो एक्सट्रीम भी है, प्लस नोट मेंशन भी है। और इस तरह से इसमें केवल जो सी है आपका, केवल 2 आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन आओ आगे। इसी परिच्छेद के बारे में पूछा है, फिर बता रहा है कि धारणाएं बनाई गई है कि कौन सी वे धारणा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य है। उच्चतर आर्थिक संवृद्धि को तो इम्पोज ही कर रहा है, ये तो कह रहा है ना कि लाइक इसको आर्थिक संवृद्धि ही तो एक बड़ा कारण है। आप इस पर तो ध्यान दे रहे हो ज्यादा, इस पर ध्यान नहीं देना, बाकी जो दूसरी चीजें फंडामेंटल चीजें उन पर भी ध्यान दो। जैसे आप 1 नंबर को गलत करोगे, ये गलत ये गलत। और कौन सी वे धारणाएं वेद है, पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी आर्थिक संवृद्धि का परिणाम हो सकता है। हाँ, ये बात सही है, यहाँ पे कभी कभी आर्थिक परिणाम इसका हो सकता है। दूसरी बात, एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कभी कभी यानी संभावना जता रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने पर्यावरण की बात भी की है। ठीक है, संवृद्धि की यहाँ पे बात हो रही थी, पर्यावरण पर यहाँ पे बात हो रही है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केवल 2। ठीक है, तो समझिए क्वेश्चन को करना कैसे है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। देन यहाँ पर कोई पैसेज मुझे दिख नहीं रहा है इस पेज पे। ठीक है, अब आओ आगे। मैंग्रोव वनों में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ टनों पत्तियां झड़ सकती हैं। कवक और जीवाणु पत्तियों के इस ढेर को अपघटन कर उनका उपभोग कर जाते हैं। उन्हें नन्ही कर्मियां और क्रस्टाई खा जाते हैं। तत्पश्चात छोटी मछलियों का भोजन बनती है, फिर ये बड़ी मछलियों और पक्षियों और मगरों का भोजन बन जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फूड साइकिल की बात की है ना ने। ठीक है, कि इसको ये खाएगा, फिर उसको वो खा लेगा, फिर उसको ये खा लेगा, उसको ये खा लेगा, इस तरह से फूड साइकिल चलेगी। ठीक है, तर्कसंगत अनुमान पूछा है इन्होंने, तो ये क्या कह रहा है कि मैंग्रोव वनों के बिना तटीय क्षेत्रों में आहार श्रृंखलाएं नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत करो, इसको मेंशन भी नहीं है कहीं भी। ठीक है, मैंग्रोव वन सभी समुद्री इकोसिस्टम के अनिवार्य घटक है, तो ऐसा तो कुछ इसमें मेंशन ही नहीं है ना, लिखा ही नहीं गया ऐसा तो कुछ की है जरूरी है कि क्या है, अनिवार्य है कि नहीं है। देन कतिपय समुद्री तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में, तो फूड साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है। मैंग्रोव वनों का निर्णायक भूमिका, इन्होंने ये नहीं कहा कि सबसे प्रमुख भूमिका ही इसकी एकमात्र भूमिका, इसने कहा कि निर्णायक भूमिका, बिल्कुल निर्णायक भूमिका तो है ही। तभी तो एक के बाद यहाँ पे जो जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंड है, तभी तो फूड साइकिल चल रही है, तभी तो इनका अस्तित्व बना हुआ है, जानवरों का, पौधों का। समुद्री वनस्पति जात प्राणी जात का संगठन मुख्यतः मैंग्रोव वनों पर आधारित होता है। वही मुख्यतः मेनली, वही वाला वर्ड है ना, तो कंपोजिशन ऑफ मेराइन फ्लोरा एंड फोना इज लार्जली डिटरमाइंड बाई। ठीक है, भाई मैंग्रोव, तो ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, नॉट मेंशन, तो इसको भी गलत करो आप। ये यहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिफाई वाला है और अच्छे से अनुमान लगा रहा है। अनुमान क्या लगा रहा है कि भूमिका क्या है, ज्यादा है मैंग्रोव वनों की, किसमें? जो समुद्र तटीय खाद्य श्रृंखला है उनमें। ये अमूर्त प्रकृति का 40 नंबर जो पैसेज है। स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसा वातावरण इच्छुक रूप से बनाए रखने से है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप से होने का अवसर मिले। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि स्वतंत्रता मानव व्यक्ति की संवृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को बनाए रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता की बात हो रही है। नियंत्रण का अभाव है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। स्वतंत्रता वह है जो निष्पादित करने के लिए लोगों की विधि विधि की बात ही नहीं की गई है। मनचाहे कार्य करने का समर्थन नहीं भाई, आप ऐसे जाके किसी को भी नुकसान पहुंचा दोगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो मोर डाइवर्सिफाई, मोर लाइक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पे सही चला जाएगा आपका। ठीक है, ओके। 40 में से अब काफी कर लिया अपन ने। ठीक है, अब आओ यहाँ पे कुछ परिच्छेद और आ गए, पता नहीं कितने परिच्छेद है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से भुखमरी का शिकार हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी अपर्याप्त होते जा रहे हैं, जैसे फसलों की उपज और जीविका पर खतरे की स्थिति बन रही है। सबसे गरीब समुदायों को ही गरीबी और भूख और कुपोषण से बढ़ने के समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से ग्रस्त होना पड़ेगा। ठीक है, गरीबी से ज्यादा प्रभावित होंगे। दूसरी ओर गरीबी
जलवायु परिवर्तन की कारक है, क्योंकि निराशोन्मत्त समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के असस्टेनेबल उपयोग का आश्रय लेते हैं। तो ठीक है, गरीबी की बात की है, गरीब लोगों की बात की है, संसाधनों के अधारणीयता की बात की है। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। पूछ रहा है कि तार्किक उपनिगमन यानी कि लॉजिकल कैरोलरी क्या है। सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए। एंड आगे क्या कह रहा है कि निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले जो खाद्य उपादान या सब्सिडी जी हो उसमें वृद्धि करनी चाहिए। पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी सब्सिडी का जिक्र नहीं हुआ है। जब जिक्र नहीं हुआ है तो उसको गलत करो। निर्धनता और जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमें खाद्य प्रणाली की पुनर्कल्पना करनी होगी। तो तार्किक उपगमन पूछा है, और यहाँ पे यही तो बात हो रही जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, खाद्य आपूर्ति को लेकर के, और खाद्य संबंधी कमियों की यहाँ पे बात हो रही है, और गरीबी और निर्धनता की बात हो रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ हमारा पे यहाँ पे अभी अभी के हिसाब से सही है। आगे देखो कि विश्व के सभी देशों को गरीबी से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए, गरीबी को सार्वभौमिक समस्या के बनते देखना चाहिए। ये बात तो फिर भी ठीक है लास्ट वाली, बट विश्व के सभी देशों को ऐसा कुछ भी यहाँ पे नोट मेंशन है, नहीं लिखा गया, गलत करो। और हमें तुरंत आदरणीय असस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए, और खाद्य कीमतों को नियंत्रण में करना चाहिए। यहाँ पे लिखा जरूर है सस्टेनेबल उपयोग का आश्रय देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कीमतों को नियंत्रण को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये भी तुरंत गलत है, और तुरंत यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको भी गलत कर दो, देन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें तो विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में पाया गया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की कुल ऋण और इक्विटी निवेशों में किया गया पोर्टफोलियो अंश का निवेश का अंश जो है पिछले दशकों में दोगुना होकर 12% हो गया, यानी पहले कितना 6% था। इस घटना के भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव तो संभावित है, obvious सी बात है, क्योंकि ऋण और इक्विटी बाजार में पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता जा रहा है। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की जो क्वांटिटेटिव एजिंग नीति में इमिनेंट रिवर्सल होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व जो है उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो ये किया है अंग्रेजी में वाला वर्ड, एक अंग्रेजी वाला वर्ड किया, जिससे क्या है विश्व की वित्तीय स्थिरता जो खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह से आपको इंटरलिंक करना है। अब आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, नॉर्मल आपको पढ़ना है और आगे चलना है। और फिर पूछा कि सबसे तर्कसंगत और निर्णायक अनुमान कौन सा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है 42 नंबर क्वेश्चन में कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए पोर्टफोलियो निवेश अच्छा नहीं है। गलत बात। उन्नत अर्थ, ठीक है, निवेश बढ़ता जा रहा है ना यहाँ पे, मतलब अच्छी चीज है इसलिए तो बढ़ता जा रहा है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत कर दो इसको। उन्नत अर्थव्यवस्था विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला कर रही है, नोट मेंशन कहीं नहीं लिखा गया है। भारत को विश्व में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए, नोट मेंशन है, कहीं भी नहीं लिखा गया, भविष्य में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है। तो यहाँ पर क्या एक संभावना है, एक बहुत ही जनरल सा क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है कि जो उभरती व्यवस्थाएं जो है उनको प्राय जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी जो है, ठीक है, जो पहले से जो एडवांस्ड इकोनॉमी है उनसे क्या है कि आघात का खतरा रहता है। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, गो थ्रू विद इट, है ना। अब आ जाओ आगे। खुले में मल त्याग है वो अनर्थकारी हो सकता है, वह अति सघन आबादी क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जा रहा है, जहाँ मल को फसलों, कुओं, खाद्य सामग्री और बच्चों के हाथों से दूर रखना असंभव होता है। जो ग्राउंड वाटर भी खुले में किए गए मल त्याग से संदूषित हो जाता है, और आहार में अनेक रोगाणु और कृमियां जो बीमारी फैलाते हैं, वे शरीर को कैलोरियों और पोषक तत्वों का अवशोषण करने लायक नहीं रहते हैं। भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषित बने रहते हैं, उनमें से लाखों लोग दशा से मर जाते हैं, जिनसे बचना संभव था फिर भी मर जाते हैं। ठीक है, डायरिया के कारण भारतीयों के शरीर में औसत रूप से उन लोगों के डायरिया के कारण भारतीयों के शरीर औसत रूप से उन लोगों से छोटे हैं जो अपेक्षाकृत गरीबी देशों में हैं, जहां लोग खाने में अपेक्षाकृत कम कैलोरी लेते हैं। जो अंडरवेट माताएं ऐसे अविकसित यानी जो स्टेंटेड जो बच्चे पैदा करती है, एक स्टेंटिंग होता है, एक वेस्टिंग होता है, यानी जो जिनमें लाइक वजन कम होता है, जिनकी हाइट कम होती है। तो जिनका वजन कम होता है उनको स्टेंडर्ड बोलते हैं, और जिनका लाइक हाइट कम होती है उनको वेस्ट ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आसानी से बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और अपनी पूरी संज्ञानात्मक संभावना कोग्निटिव पोटेंशियल को विकसित करने में असफल रह सकते हैं। जो रोगाणु पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाते हैं, वे न केवल अमीर और गरीब बल्कि शौचालय का प्रयोग करने वालों को भी एक समान नुकसान पहुंचाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सब ऐसी ऐसी बात की है, और इतना बहुत ही इजी सा ये पैसेज है।
तो आपको इसमें पढ़ना है और फिर देखना है इसमें क्या क्या सबसे निर्णायक अनुमान इसमें क्या लगाया गया है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको यार, बहुत ही इजी सा स्टेटमेंट है। अच्छा तो आपको ये करना चाहिए, बट ठीक है अपन देखते हैं। अनुमान पूछा है कि भविष्य में लाइक सबसे निर्णायक अनुमान इन्फेरेंस क्या हो सकता है कि भारत की केंद्रीय राज्य सरकारों के पास इतने पर्याप्त संसाधन नहीं है कि प्रत्येक घर के लिए सुलभ। ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है भाई, गलत करो इसको। खुले में मलत्याग भारत सर्वाधिक सॉरी, खुले में मलत्याग भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य समस्या है, एक संभावना है, पॉजिटिव है। बट सर्वाधिक लिखा गया, सर्वाधिक तो पूरे पैसेज में कहीं मेंशन ही नहीं है ना कि खुले में सोच की वजह से ही ऐसा हो रहा है। खुले में जो मल त्याग है भारत के कार्यबल और की जो ह्यूमन कैपिटलिज्म जो कैपिटल है उसमें हरास लाता है। खुले में मल त्याग सभी विकासशील देशों की, तो पहली बात ये नोट मेंशन, कहीं विकासशील देशों का ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया। अब बात फंसती है बी और सी में, ठीक है। तो बी और सी में जब बात फंस रही है, अब देखो कि वर्क फोर्स और जो ह्यूमन कैपिटलिज्म है उसमें कमी करता है, तो यहाँ पे ये देखो ये वाला क्या कह रहा है कि जो कोग्निटिव पोटेंशियल है उसको विकसित करने में असफल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल हर चीज पे प्रभाव पड़ेगा ना, और उसी प्रभाव का एक परिणाम वर्क फोर्स भी तो है कि नहीं है। ऊपर तो चलो ठीक है, सरकार ये सब बातें कर रहे हैं कि ये इस तरह से लाइक खुले में मलते आ गए, वो गड़बड़ कर रहा है, बीमारियां फैला रहा है, अंडरवेट वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, अंडरवेट माताएं हैं वो ऐसे बच्चे पैदा कर रही है जो स्टंटेड है, ठीक है, जो आसानी से बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बट यहाँ पर कोग्निटिव पोटेंशियल की बात हो रही है ना, ये यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है कि पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। क्योंकि खुले में मलत्याग भारत की सर्वाधिक लोग बड़ी समस्या है। अब भारत मलत्याग है वो भारत की, अगर ये नहीं लिखा होता भारत की सब महत्वपूर्ण लोग स्वास्थ्य समस्या, ये तब तो ठीक हो जाता। बट सर्वाधिक लिखा है इन्होंने यहाँ पे। सर्वाधिक लिखते क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है और कहना है कि ये बहुत एक्सट्रीम बना दिया इन्होंने, स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, जो सॉरी ये वाला जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा, ठीक है। अब आओ आगे। हम सामान्यतः लोकतंत्र की बात करते हैं, पर जब किसी विषय विशेष पर बात आती है तो हम अपने जातीय समुदाय या धर्म से संबंधित रखना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो हम कहेंगे लोकतंत्र लोकतंत्र, बट वैसे से सब अपने अपने क्या, अपने अपने लाइक अल्लाह अकबर, राम और इन सब की बातें करने लगे हैं कि समुदाय या धर्म से संबंधित अपने जातीय समुदाय या धर्म से संबंधित रखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक हम इस तरह के प्रलोभन से ग्रस्त होंगे हमारा लोकतंत्र एक बनावटी लोकतंत्र रहेगा। हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि मनुष्य की इज्जत मिले और विकास के अवसर उन तक पहुंचे जो इसके योग्य है, न कि उन्हें जो कि अपने समुदाय या प्रजाति के हैं। अपने देश में पक्षपात का यह तथ्य बहुत असंतोष और दुर्भावना के लिए उत्तरदायी रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा है, तो पूछ रहा है कि सारांश क्या है, इतनी ज्ञानवर्धक बातें इन्होंने की है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सारांश क्या है। तो सारांश की अगर बात की जाए तो हमारे देश में अनेक जातियों समुदायों धर्मों की अत्यधिक विविधता है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है, नोट मेंशन है, ठीक है। ये लिखा है कि सबको अपने अपने बात करना जरूरी होता है, ठीक है। लाइक सब अपनी अपनी बात करना चाहते हैं, धर्म की जाति की उन सबकी। वैसे तो सब लोकतंत्र की बात करेंगे, बट अपनेपन पे आ जाएगी बात तब सभी अपनी अपनी बात करेंगे। सच्चा लोकतंत्र जो है सभी को समान अवसर देकर ही स्थापित किया जा सकता है, ये वाली बात सही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारी लास्ट की लाइन है वो सही इस बात की इसकी बात कर रही है, यही इसका सारांश है। अब तक हम में से कोई भी वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझ सका है, क्यों भाई, मेंशन है क्या ये, नोट मेंशन, क्यों नहीं, क्यों नहीं समझ सका भाई। क्या आप लोकतंत्र का मतलब नहीं समझे हो क्या मैं नहीं समझा हूँ क्या, कोई नहीं समझा। हमारे लिए कभी संभव नहीं होगा कि हम अपने देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सके, बहुत एक्सट्रीम है ना। सारांश पूछा है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं की गई है ना, मेंशन ही नहीं है ऐसी चीजें। जो चीज मेंशन नहीं है उसको काटो, जो आंसर सही जा रहा है उसको सही करो भाई साहब, 2.5 नंबर पकाओ अपना, देना हो आगे। बचत संग्रहण हेतु सुरक्षित विश्वसनीय और वैकल्पिक वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रदान करने वाले औपचारिक वित्तीय संस्थाओं का ना स्थापित किया जाना मूलभूत रूप से आवश्यक है। बचत करने के लिए व्यक्तियों को बैंक जैसी सुरक्षित और विश्वसनीय वित्तीय संस्थाओं के सुलभ होने की और उपयुक्त वित्तीय साधनों और पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है। इस तरह की सुलभता भारत जैसे विकासशील देशों में और उस पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को हमेशा उपलब्ध नहीं है। बचत से गरीब परिवारों को नकदी प्रवाह की अस्थिरता के प्रबंधन में मदद मिलती है, उपभोग में आसानी होती है, कार्यशील पूंजी के निर्वहन में मदद मिलती है। औपचारिक बचत तंत्र के सुलभ न होने के कारण गरीब परिवारों में तुरंत खर्च कर देने के प्रलोभनों को बढ़ावा मिलता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग्स की और उन सब की बात की गई है। तो अब अपन आप सीधा यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि परिच्छेद के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण परिवारों को अपने बचत के संग्रहण के लिए कोई वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं करवाती है। अरे यार कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्यों नहीं करवाती भाई, कोई ये नहीं, कोई नहीं करवाती भाई, क्यों नहीं करवाती। पूरा का पूरा स्टेटमेंट, सॉरी जो पैसे से वो इसी की तो बात कर रहे हैं ना कि लाइक
वित्तीय प्रोत्साहन देना आवश्यक है। बैंक वगैरह तो काम कर ही रहे हैं ना, बस प्रोत्साहन की कमी है ना, साधन तो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन गरीब परिवार उपयुक्त वित्तीय साधनों को सुलभ न होने के कारण अपनी आय और बचत को व्यय करने के ओर प्रवृत्त होते हैं। इस पैसेज की जो सबसे लास्ट लाइन है ना, वो यही कह रही है। ये देखो, ये रही, यहाँ पे खर्च कर देते हैं तुरंत ही, है ना। तो ये इसकी बात कर रहा है, इस तरह से केवल 20 में से ये हो जाएगा। इस परिच्छेद का महत्वपूर्ण संदेश क्या है? तो इस पैसेज का महत्वपूर्ण संदेश जो है वो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। यूपीएससी का ये फेवरेट है, वित्तीय समावेशन वर्ड जो है हमेशा याद रखना। वित्तीय समावेशन वर्ड जो है वो यूपीएससी का फेवरेट है। वैसे भी अधिक बैंक स्थापित करना नहीं लिखा हुआ, जीडीपी की बात ही नहीं की है, बैंक डिपॉजिट पे ब्याज दर को बढ़ाना नहीं लिखा गया। तो वो जो नोट मेंशन है ना, वो ये होता है नोट मेंशन, ये होता है नोट मेंशन, ये होता है नोट मेंशन। ठीक है। सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो अन्यथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी भूमि का अधिग्रहण करना या किसी भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार करना, जिससे बेहतर लोकहित के लिए ऐसा किया जाता है, उसे जनता द्वारा प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। प्रशासन के विवेकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को अनेक कार्य करने पड़ रहे हैं। उन इस अधिकार को सीमा में रखना निरंतर कठिन होता जा रहा है। जहाँ विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है, वहाँ उस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम और रक्षोपाय अवश्य होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था की युक्ति करनी चाहिए जो विवेकाधिकारों के दुरुपयोग को यदि रोक न सके तो न्यूनतम ही कर सके। अगर आप रोक ही ना सको तो कम से कम तो कर दो उसको। और सरकारी कार्य मान्य नियमों और सिद्धांतों के ढांचे के अंतर्गत ही किए जाने चाहिए। नियमों के अंतर्गत होने चाहिए, सिद्धांतों के ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए। निर्णय सम्मान तथा पूर्वानुमेय प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है फंडामेंटल की, बात हो रही है विवेकाधिकारों की, बात हो रही है प्रशासन के विवेकाधिकारों की, बात हो रही है सरकार की, बात हो रही है। पढ़ते हैं कि तार्किक सबसे लॉजिकल जो अजम्पशन, क्या अजम्पशन करना है यहाँ पे, अजम्पशन। ठीक है। सरकार को प्रशासन के सभी विषयों पर हमेशा विस्तृत विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए, सभी विषय। ऐसा पहले बात तो कुछ लिखा ही नहीं है, एक्सट्रीम है, प्लस नोट मेंशन। प्राधिकार के अनन्य विशेषाधिकार के प्रभावी होने की अपेक्षा नियमों और रक्षा उपायों की सर्वोच्चता अभिभावी होनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र तभी संभव है जब सरकार को अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत अधिकार है प्राप्त होंगे। यानी कि ये कह रहा है कि ये तभी संभव होगा जब ये वाला होगा। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसी बात कर ही नहीं सकते। तो नोट मेंशन है ये। और फिर इनमें से कोई कथन ऐसा है नहीं जिससे तर्क की धारणा हो, तो चलो ये नहीं है, क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि इस स्टेटमेंट की बात कहाँ पे हो रही है? इस स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ, इस वाले लाइनों में। हमारा बी जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है यहाँ पर, ये वाला, कि निरंतर कठिनाई होता है। जहाँ विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है, वहाँ इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम और रक्षा उपाय अवश्य होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इसकी, व्यवस्था अभिभावी अभिभावी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है। और इसको कह देता हूँ, ये है आंसर अपना, ये है नोट मेंशन, नोट मेंशन, नोट मेंशन। तो गलत ही है, तभी यानी कि इस पे जोड़ के रख दिया, और सभी यानी कि एक्सट्रीम बना दिया। ठीक है। आगे फिर क्या है? आगे फिर है आपके रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग। ढेर सारी रीजनिंग की रीजनिंग है। कितने पैसे बच गए भाई साहब? चार परिच्छेद हैं, चार पैसेज है, उनको पढ़ करके आंसर देने हैं। ठीक है, देते देते हैं। कास्ट के बचे होंगे मेरे ख्याल, 7 क्वेश्चन है चार परिच्छेद पे। भारत लगातार सतत यानी कि कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंट उच्च मुद्रास्फीति से ग्रस्त रहा है। और निर्देशित कीमतों में वृद्धि, मांग और पूर्ति में असंतुलन, रुपए के अवमूल्यन से बदतर हुई आयातित मुद्रास्फीति और सट्टेबाजी में, इन सब ने मिलकर उच्च मुद्रास्फीति को बनाए रखा है। यदि इन सभी में यदि कोई एक समान तत्व है तो वह यह है कि इनमें से कई आर्थिक सुधारों के परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के प्रभावों के प्रति भारत की सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी व्यापार उदारीकरण के साथ साथ और बढ़ी है। ठीक है। और उपादान को कम करने के प्रयासों के कारण इन वस्तु की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, निर्देशित है। तो हमें बताना है कि इस पैसेज के बेस पर सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और महत्वपूर्ण संदेश क्या है? संदेश जिसमें लॉजिक भी होना चाहिए, जो तर्कसंगत भी होना चाहिए, लॉजिकल भी हो, रेशनल भी हो। ठीक है। तो अब देखो 61 नंबर जो क्वेश्चन आपका, वो क्या कह रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत को पूरी तरह से व्यापार उदारीकरण की नीतियों और सभी उपादानों से बचना चाहिए। पूरी तरह, सभी, एक्सट्रीम, प्लस नोट मेंशन। पूरे पैसेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया।
अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण भारत अभी व्यापारिक उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे स्टेटमेंट, पूरे पैसेज में मैं तो कहीं भी इस तरह का सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति ये सब मैंने कहीं नहीं देख रहा भाई। अगर आपको दिख रहा है तो आप सही कर लो, मुझे तो दिख नहीं रहा, ना यूपीएससी को दिख रहा है, इसका मतलब भी गलत हो जाएगा। निकट भविष्य में भारत में अस्तित्व निर्धनता एवं मुद्रास्फीति की समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। निकट भविष्य में क्या यहाँ पे लिखा गया है? ये यहाँ पे नॉर्मल बात कर दी मुद्रास्फीति की, देन इसके बाद में इसने वल्नरेबिलिटी वगैरह की बात कर दी। भविष्य की तो इसने बात ही नहीं की। जब भविष्य की बात ही नहीं कर रही तो कर रहा एग्जामिनर तो जो लेखक है तो उसको भी गलत करो। आर्थिक सुधार प्राय उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। कैन कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आर्थिक सुधार प्राय उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक सुधारों की तो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आर्थिक सुधारों का ही तो परिणामों की यहाँ पे बात हो रही है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा डी सही। कोई भी अधिकार परम अनन्य और अनुल्लंघनीय नहीं है। इस तरह ये व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को उसकी कल्पित वैधता के बेहतर संदर्भ में देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार में स्वतंत्रता के सिद्धांत की क्षमता के सिद्धांत के साथ और इन दोनों का सहयोग के साथ समन्वय होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक अमूर्त प्रकृति का इन्होंने दिया है, और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की बात हो रही है, स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात हो रही है, यहाँ पे समन्वय की बात हो रही है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, अमूर्त प्रकृति का है ये। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बात कर रहा है, पूछा क्या रहा है कि दिए गए परिच्छेद में दिए गए तर्क के आलोक में भी निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक विश्वासप्रद स्पष्टीकरण है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा है जो मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार संवेदियों धर्म ग्रंथों की बात हुई है क्या? नहीं, नोट मेंशन लिखो, आगे पढ़ना ही नहीं है ना फिर। व्यक्तिगत संपत्ति एक चोरी है तथा शोषण का उपकरण है, अतः व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार आर्थिक न्याय का उल्लंघन है, ऐसा लिखा गया है क्या? ऐसा कहीं भी लिखा गया है इसमें? ना आर्थिक आय का उल्लंघन है, ये है वो है सर। कुछ आर्थिक वर्ड ही बेचारे ने यूज नहीं किया, तो इसको भी गलत करो। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार वितरक न्याय का उल्लंघन है और सहयोग के सिद्धांत को नकारता है। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार वितरक न्याय का उल्लंघन है, सहयोग सहयोग के सिद्धांत, क्यों भाई सहयोग के सिद्धांत को क्यों नकारेगा भाई? ये तो ये वर्ड मतलब कह रहा है कि सहयोग ही नहीं करना किसी को, ये तो अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये तो अपने आप में क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं सहयोग के सिद्धांत के साथ समन्वय होना चाहिए, यानी कह रहा है कि इसके साथ तो ये ऐड होना चाहिए, इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। देन आर्थिक न्याय का व्यापक विचार इस बात की मांग करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के संपत्ति अर्जन के अधिकारों को दूसरे की संपत्ति अधिकार के साथ सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे मोर डाइवर्सिफाई है और मोर क्लैरिटी के साथ है। जो लास्ट की लाइनें हैं वो भी यहाँ पे ये कह रही है। ठीक है, इस सबका लाइक समन्वय वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यही यहाँ पे ये कहना चाहता है। ठीक है, ओके। बाकी गलत 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 करते जाओ, सही आपका आंसर आपको दिया जाएगा। मानव और राज्य के बीच में संघर्ष उतने पुराना जितना कि राज्य का इतिहास। यदि सदियों से राज्य एवं व्यक्ति के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच तालमेल बनाए रखे हुए हैं, किंतु समाधान अभी भी दूर प्रतीत होता है। यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि मानव समाज की प्रकृति गतिशील है, जिसमें पुराने मूल्य और विचारों ने निरंतर नए मूल्य और विचारों को स्थान दिया है। यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्तियों के बोलने और कार्य करने की निरपेक्ष स्वतंत्रता दे दी गई, तो उनका परिणाम अव्यवस्था, निराशा और अराजकता में हो सकता है। ठीक है, संघर्ष, राज्य, मानव, कुछ परिणामों की बात की है, मूल्यों की बात की है, मानव समाज की बात की है, फिर पूछ रहा है कि सर्वोत्तम सारांश क्या है इसका, 63 का। ठीक है, तो राज्य और व्यक्ति के दावों के बीच में संघर्ष सुलझा बना रहता है। राजकता और अव्यवस्था लोकतांत्रिक परंपराओं के स्वाभाविक परिणाम है। मानव समाज की गतिशील प्रकृति के बावजूद प्राचीन मूल्य, विचार और परंपराएं बनी रहती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और संवैधानिक गारंटी के समाज के हित में नहीं है, ये तो मेंशन नहीं है, गलत करो। ये यहाँ पर मानव समाज की गतिशील प्रकृति के बावजूद प्राचीन मूल्य, विचार, परंपराएं बनी रहती है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे तो दिए नहीं। तो यहाँ पे ये कहा है कि मानव समाज की प्रकृति गतिशील है, जिसमें मूल्य वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सी स्टेटमेंट है, ये इसका रिवर्स दिया है इन्होंने, यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है। अराजकता और अव्यवस्था लोकतांत्रिक परंपराओं के स्वाभाविक परिणाम है, यानी कि ये लोकतंत्र में लाइक अराजकता और व्यवस्था आएगी ही आएगी, जबकि पूरे में पैसेज में तो यही कह रहा ना कि ऐसा तो उसको मेंशन ही नहीं है। तो नोट मेंशन लिखो। सारांश क्या है कि व्यक्ति और राज्य के बीच जो दावों के बीच संघर्ष है वो हमेशा अनसुलझा बना रहता है। कभी राज्य हावी होता है, कभी व्यक्ति हावी होता है, मनुष्य हावी होता है। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य के बीच में ये दावा जो है हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो सारांश इसका यही है। तो मोर डाइवर्सिफाई लाइक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बट आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ये क्यों गया, क्योंकि ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है और ये भी मेंशन नहीं है यहाँ पे। इस तरह से इसमें ए चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लास्ट का पैराग्राफ होगा।
क्योंकि मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ अब तक। अबे इसमें लगता है कि लाइक सी सेट का पेपर करवाने में भी टफ है भाई। इससे तो अच्छा जीएस ही था। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा जटिल नीतिगत मुद्दा है जो वित्त पर व्यापक प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले हर प्रयास में अंततः लागत शामिल है। भारत जैसे देशों के लिए अडेप्टेशन और जो मिटिगेशन की योजनाएं और परियोजनाओं के लिए विकल्पन और कार्यान्वयन के लिए फंडिंग अति आवश्यक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और निधि का अभाव अनुकूलन योजनाओं के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। यूएनएफसीसी जो है उसके अंतर्गत बहुस्तरीय वार्ताओं में विकासशील देशों के द्वारा उनके घरेलू न्यूनीकरण अनुकूलन कार्यों के संवर्धन के अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना और परिमाण सघन चर्चा के विषय होंगे। ठीक है। यह सम्मेलन विकसित देशों पर, ठीक है, वायुमंडल में जीएचजी के जमाव में उनके योगदान के आधार पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की समान रूप से जिम्मेदारी डालता है। इस कार्य की मात्रा तथा उसकी नीतियों की आवश्यकता को देखते हुए विकासशील देशों की मौजूदगी और प्रोजेक्टेड आवश्यकताओं के लिए जरूरी घरेलू वित्तीय संसाधन कम पड़ने की संभावना है। इस सम्मेलन की बहुपक्षीय क्रिया विधि के माध्यम से किया गया वैश्विक निधियन फंडिंग न्यूनीकरण प्रयासों के वित्त पोषण के लिए इनकी घरेलू क्षमता की वृद्धि करेगा। ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। अब यह क्या कह रहा है कि इस परिच्छेद के अनुसार जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों की भूमिका में यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ताओं में कौन कौन से जो है चर्चा के विषय हैं। ठीक है। तो अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना या परिमाण। ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पैसेज में वित्तीय सहायता के पैमाने परिमाण की तो बात कर ही रहा था ऊपर एक जगह पर। ये रहा यहाँ पे पैमाना परिमाण पैमाना परिमाण कहाँ पे ये रहा यहाँ पे वित्तीय सहायता चर्चा के विषय। ठीक है। ये रहा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो एक नंबर तो सही है, तो जिसमें एक नहीं है सबसे पहले तो उसको काटो। फिर कह रहा है कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली उपज की हानि। तो भाई साहब उपज वगैरह इसकी तो बात ही कहीं नहीं की नहीं गई है, मतलब ठीक है। यहाँ आप पूरे पैसेज को ढंग से पढ़ोगे तो उपज वगैरह का वर्ड जो उपज वगैरह जो है ना इस तरह का कोई वर्ड यूज किए नहीं गया है। तो दो नंबर को कट कर दो। और विकासशील देशों में न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यों का संवर्धन। ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इस पैसेज में कहाँ पर है भाई। विकासशील देशों में न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्यों का संवर्धन। ये तो है। ये रहा न्यूनीकरण अनुकूलन कार्य वित्तीय सहायता ये सब तो कह रहा है। तो ठीक है, एक सी हो जाएगा तीन सी हो जाएगा, इस तरह से आपका सी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा कुछ भी। न्यूनीकरण वर्ड ये रहा। मैं इसको काट देता हूँ, देखो यार सब घालमेल सा हो जाता है इसमें। सी सेट में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। न्यूनीकरण वर्ड ये रहा, अनुकूलन वर्ड ये रहा, सॉरी। और यूएन एफ सी सी को यहाँ से ये इससे लिंक करो तो यानी उत्तर आपको यहीं कहीं ना मिलेगा। और वित्तीय सहायता पैमाना प्रमाण ये वर्ड ये रहा और ये वर्ड ये रहा। अब इसमें उपज की हानि की बात कर रहा है तो उपज की हानि इस पूरे पैसे में कई बात नहीं कही गई, तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक। इस परिच्छेद में यह सम्मेलन विकसित देशों पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की जिम्मेदारी किस प्रकार से डालता है। तो प्रति व्यक्ति आय को उच्चतर करना। ठीक है। तो 65 की अगर बात की जाए तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। जीडीपी की मात्रा में वृद्धि करना, जीडीपी की बात भी कहीं नहीं की गई है। जीएचजी के जमाव में उसका वृद्धि योगदान है वो यहाँ पर जीएचजी ये रहा। एक सेकंड में इसको हाईलाइट ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केवल तीन जो है वो आंसर चला जाएगा। विकासशील देशों के संबंध में परिच्छेद से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन से उनके घरेलू वित्त पर प्रभाव पड़ना संभावित है। एक संभावना जताई जा रही है। ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, संभावना है, संभावना के साथ हमेशा जाना है, सही हो जाएगा। और बहुपक्षीय व्यापार की क्षमता पर प्रभाव पड़ना संभावित है। तो जो जो मल्टीलेटरल ट्रेंड होते हैं उसकी तो कहीं बात ही नहीं गई है ना, संभावित है ऐसा कुछ लिखा नहीं गया तो गलत है। केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो पूरे पैसेज में देखोगे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस एक पर अनिवार्यतः विचार विमर्श किया गया है। तो पूरे परिच्छेद में किसकी बात की गई है। 67 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो न्यूनीकरण हेतु देश सहायता देने के बारे में विकसित और विकासशील देशों के बीच में द्वंद्व है, इसकी तो बात की गई है ना, विकसित और विकासशील देशों की तो बात की गई है। ठीक है। विकसित देशों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन करना ये सब ऐसा कुछ नहीं है, नोट मेंशन है, गलत करो। अनुकूलित योजनाओं में कार्यान्वित करने में सभी देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। जलवायु परिवर्तन के परिणामों के कारण विकासशील देशों के शासन की समस्या, ऐसा भी नोट मेंशन है।
मतलब नोट मेंशन है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इस तरह से इसमें केवल ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बाकी आगे आपका जितना मुझे याद आ रहा है, और बाकी इसमें मैं देखता हूँ, मुझे इसमें कोई और आगे वो मिला नहीं, क्या नहीं मिला, पैसेज मिला नहीं। देखो यहाँ पे पिछली बार वो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन आ रहे थे तो वो यहाँ पे 15 में आकर के क्या हुआ, यूपीएससी ने बंद कर दिया था। ठीक है, तो वो सब आंदोलन वगैरह हुआ तो उसी का तो परिणाम था। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनो फिर से, कि जो नोट मेंशन होगा उसको बार बार ध्यान में रखना, नहीं लिखा है उसको हमेशा क्रॉस करना। दूसरी बात कि जब स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में पल्ले ही नहीं पड़ रहा है तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जितने भी होंगे, लाइक एनी हो गया, ऑल ऑफ दी अबव हो गया, सबसे प्रमुख यही है, एकमात्र यही है, ऐसा कुछ भी अगर आपको जब भी दिया गया हो कोई भी स्टेटमेंट, जब भी कोई वर्ड दिया गया हो कि यही है ऐसा एक रास्ता है जिससे आप कुछ कर सकते हो, सारे स्टेटमेंट गलत चले जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा सा आपको कहीं कहीं जगह पर मामला फंस सकता है, बट आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट देखना है जिसके डायमेंशन उसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, जो कई सारे एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो जहाँ डायमेंशन ज़्यादा मिले, जहाँ संभावना आपको ज़्यादा मिले, ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे स्टेटमेंट को प्लस मान करके, पॉजिटिव मान करके, सकारात्मक मान करके सही करना ही करना है। तो इस तरह से जब आप करते चले जाओगे तो जब इस बार जैसे इसमें 28 पैराग्राफ पेजेस थे इस वाले 2015 वाले पेपर में। ठीक है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत ईमानदारी से भी करते हैं ना, तो आपके कम से कम 24 पेजेस इसमें सही हो जाते हैं, क्योंकि तीन चार वो अमूर्त प्रकृति के होते हैं, दूसरा एग्जाम हॉल में हम ब्लंडर भी कर देते हैं ना, तो कम से कम 24 सही होते हैं। रीजनिंग में भी आप ठीक ठाक कर सकते हो, तो इस तरह से आपके जो आंसर है ना वो ठीक ठाक सही हो जाते हैं। और आप अगर इस पेपर में मैथ छोड़ भी देते और रीजनिंग के अगर क्वेश्चन करते, क्योंकि इसमें आप देखना रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो कम से कम आप रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन कर लेते हो, तो 24 और 12 भी अगर आपके सही होते हैं तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, एकदम सही सही। ठीक है, और ये प्लस ही होते हैं, मतलब मैं 36 से 40 के बीच में मान रहा हूँ, और आपका सी सेट आराम से हो जाता 2015 के अनुसार। वो किस लिए होता, क्योंकि अब आपको टेक्निक बता दी गई है सी सेट में कि पैसेज में स्पेशली कॉम्प्रीहेंसिव को कैसे करना है, तो आपको पता लग गया ना कैसे करना है, ऐसे ही करना है, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन मतलब लाइक सी सेट में पास हो जाओगे आप। जीएस करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।